अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद और आज हाज़िर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकई के हवाले से कि आजकल जो एक आम मसला देखने में आया है कि जो हमारी मकई है उसके अंदर जो दाने हैं वो नहीं लगते, हमारी जो छलियां हैं वो बिल्कुल खाली होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जिक्र करूंगा कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से फल के अंदर जो है वो छली के अंदर जो है वो दाना नहीं बनता, इसकी क्या क्या वजूहात है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। क्या ये बीज की वजह से है या इसके ऊपर कोई माहौल का असर है, पौधे की साख्त के हवाले से हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। आमतौर पर तकरीबन ज़्यादातर जो हमारा साउथ पंजाब का इलाका है, जिसमें ख़ास तौर पर विहाड़ी, बहावलपुर, बहावन नगर, रहीम यार खान, इस एरिया में एक मसला ये आया है कि जिन लोगों ने मकई काश्त की थी तो उनकी जो मकई की जो छली बनी है उसके अंदर दाना नहीं है। तो इस हवाले से काफ़ी रिसर्च करने के बाद और काफ़ी इलाकों का विज़िट भी करने के बाद जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक छोटी सी मालूमाती वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको कुछ चंद बातें बताऊंगा जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि इस वजह से पौधे के अंदर जो है बीज जो नहीं बनता। आम तौर पर मकई के बीज ना बनने की जो वजह होती है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि पौधों के अंदर पॉलिनेशन का जो अमल है वो नहीं होता, जो जाहिर सी बात है मौसमी तगय्युरात, मौसमी तब्दीलियों की वजह से है। दूसरी वजह देखने में ये आई है कि अगर आप अपनी फसल को सही वक्त पर काश्त नहीं करते, उस वजह से भी ज़्यादातर ये जो मसला देखने में आया है कि उनकी भी जो छलियां हैं मकई की उसमें दाना नहीं बना। तीसरी जो पॉसिबल रीज़न है वो है कि बीजों में म्यूटेशन हो जाती है। बार बार एक ही बीज काश्त करने से किसी भी फैक्टर की वजह से, आया कि वो बायोटिक है या एबायोटिक है, किसी भी फैक्टर की वजह से उसमें म्यूटेशन आ सकती है, इस वजह से भी दाना नहीं बनता। आइए अब हम ज़रा पौधे की साख्त को देखकर समझते हैं कि पॉलिनेशन होती क्या है, पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इधर से आपको क्लियर होगा कि दरअसल होता क्या है मकई के पौधे में। यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें आपको एक पौधा दिखाया गया है, जहाँ पर मैंने दो चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं कि जो पौधा होता है मकई का, सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले पौधे का नर हिस्सा बनता है और उसके बाद जो पौधे का मादा फूल या जिसको हम छल्ली कहते हैं, जहाँ से सफ़ेद सफ़ेद रेशम निकला होता है, वो निकलता है। दरअसल पॉलिनेशन का मतलब ये होता है नर और मादा का मिलाप। पौधे के अंदर ये दोनों अज्जा मौजूद होते हैं। जो सबसे पहले, जब अगर हम ख़ास तौर पर मकई की बात करें, मकई जब अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट करती है, मतलब जब वो आम तौर पर जितने भी पौधे हैं उनकी दो स्टेजें होती हैं, दो इनके मकाम होते हैं। एक स्टेज में ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब अपने पत्ते, अपना झाल, टिलरिंग, मतलब ये ज़्यादा बनाती हैं, मतलब अपने पत्ते वगैरह ज़्यादा बनाती हैं। और दूसरी स्टेज में ये अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए छली बनाती हैं, एंटीना, या जिसको हम अक्सर सराइकी ज़बान में खम्ब भी कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा मकई के ऊपर एक सिट्टा बनता है जिसको नर फूल कहा जाता है। इस नर फूल के वजूद के आने के साथ साथ नीचे छल्ली भी बन रही होती है, जो कि बाहर अपने सफ़ेद किस्म के जो रेशम, या जिसको हम अक्सर लोग सिल्क कहते हैं, वो बाहर निकाल रहे होते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों एक ही टाइम के ऊपर मतलब कि आ जाते हैं, निकल आते हैं, उस टाइम क्या होती है कि जो नर वाला जो पौधा है, या जो पौधे का नर हिस्सा है, जिसे हम टेसल कहते हैं, या सराइकी ज़बान में कुछ लोग इसको एंटीना भी कहते हैं, कुछ लोग इसको खम्ब भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि हल्की सी हवा चलने की वजह से ऊपर से पौधे के जो नर हिस्से होते हैं, पोलन ग्रेन्स, जिसको हम नर दाने कहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, वो ऊपर से गिरते हैं और नीचे छली मौजूद होती है जिसने अपने ऊपर से सिल्क, या जिसको हम बाल कहते हैं, वो निकाले होते हैं। ये जो सिल्क होता है, मतलब छली के अंदर जितने भी दाने होते हैं, आमतौर पर जो डिपेंड करता है, मुख्तलिफ दाने होते हैं। एवरेज अगर बात की जाए तो तकरीबन छली के अंदर कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिसमें 800 दाने हो जाते हैं, 700 से 800 दाने होते हैं। अब उस हर एक दाने से एक पाइप निकलता है, एक ट्यूब निकलती है, जो कि पौधे के मतलब छली से बाहर, अगर आप छली को खोलकर देखें ना,
तो आपको ऐसे नज़र आएगा कि हर एक दाने से एक पतली सी रेशम का जो धागा है वो बाहर निकला हुआ है, जिसका मेन काम क्या होता है कि उसके ऊपर आके पौधे का जो नर हिस्सा है, पोलन ग्रेन या नर दाने, हर एक एक ट्यूब के ऊपर, हर एक एक रेशम जो होता है उसके ऊपर वो गिरता है। जब ऊपर से थंब मतलब ऊपर एंटीने से पोलन ग्रेन्स नीचे की तरफ गिरते हैं, तस्वीर में आपको लाल दाने नजर आ रहे होंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जब ये दोनों मिल जाते हैं, इस अमल को कहा जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब इस अमल को कहा जाता है पॉलिनेशन, के ऊपर नर हिस्से से पोलन नीचे मादा फूल पर गिरते हैं, जो बिल्कुल आपको सफ़ेद रेशम नजर आते हैं, और इस अमल को कहा जाता है पॉलिनेशन। अब इसमें मौसमी तगयरात की बात की जाए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, जैसे हमें पता है कि जनाब हमारा जो पौधे का नर हिस्सा है जिसको हम खंभ कहते हैं वो जल्दी बनता है, और बाज़ दफ़ा अगर पौधे के जो खंभ है, जो एंटीना है वो बन जाता है, और अगर जो गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, नर दाने होते हैं, वो गैर फाली हालत में चले जाते हैं। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो गैर फाल हो जाते हैं, पौधा जो है यूँ समझ लें खसी हो जाता है, खसी हो जाता है आपका। ठीक है, वो जब पोलन्स नीचे की तरफ गिरते हैं, और चाहे वो छल्ली के साथ जुड़ भी जाएं, लेकिन वो गैर फाली हालत में होते हैं, और जिसके नतीजे में क्या होता है कि पॉलिनेशन कामयाबी से नहीं होती और जो है छल्ली दानों के बगैर रह जाती है। इसकी दूसरी एक अहम वजह वो ये हो सकती है कि जब पौधे ने छल्ली बना ली और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से छल्ली के ऊपर जो बाल होते हैं वो सूख जाते हैं, उनका जो रंग है वो जल जाते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, या आपने ऐसी वैरायटी लगाई है, ऐसा बीज लगाया है जिसमें गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत ही नहीं है। ठीक है, तो आप जब उसको इस मौसम में लगाते हैं और जब वो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो वो गैर फाली हालत में चले जाते हैं, और जिसमें पॉलिनेशन का अमल मुतासिर होता है और छली के अंदर बिलाखिर दाना नहीं बनता। जी, एक सबसे अहम वजह है, और हम मानते हैं इस बात को कि पिछले चंद सालों को अगर देखा जाए तो हमारे जो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है, जो मौसमी सूरत हाल है, वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। मतलब अब हम जो अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि जी हमारे इलाके में इस तरह बारिश होने वाली है, ये बारिश होती है, जितने भी हमारे जो मतलब मौसमियाती इदारे हैं जो वो अंदाज़ा लगाते हैं, उनकी भी पेशन गोइयाँ जो हैं वो गलत साबित हो जाती हैं। मतलब हमारा इलाका, हमारा जो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत तब्दील हो गया है। तो क्लाइमेट के तब्दील होने की वजह से जाहिर सी बात है पौधों पे असर पड़ता है। अक्सर लोग समझते हैं कि जनाब ये जो मसला हुआ है बीज की ख़राबी की वजह से हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि जनाब 50% कह सकते हैं कि बीज भी पीछे से ऐसा आ रहा है जिसके अंदर हीट स्ट्रेस मतलब गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत ही नहीं है, और जिसकी वजह से पौधे जो हैं क्या नाम है इस तरह मरना शुरू हो जाते हैं। मैं इस वीडियो में किसी बीज का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार किसी मेरी वजह से किसी का मतलब कि किसी की रोज़ी पे असर पड़े। आमतौर पर जिन बीजों के ऊपर ये ज़्यादा मसला आया है, वैसे तो मुझे उनके नाम लेने चाहिए, लेकिन मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ कि आपकी समझ में आए बेसिकली ये चीज़ क्या है। आप ऐसी वैरायटीज़ का इंतखाब करें जो हीट रेजिस्टेंस हों, जिनके ऊपर गर्मी का कोई भी असर ना होता हो। तो ये अगर मौसमी तब्दीली की वजह से भी हम कह सकते हैं कि छल्ली के ऊपर जो पौधे हैं, मतलब छल्ली के ऊपर जो दाने हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाते। जिनकी पॉलिनेशन होती है वो पौधे, जिस तरह आप ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीचे वाली साइड पे बिल्कुल दाना है ही नहीं। ठीक है, ये तस्वीर एक फार्मर ने ही भेजी थी। आगे अब बात करते हैं कि जनाब इसका हल क्या है। सबसे पहला हल कि आप ऐसा बीज इस्तेमाल करें जिसके अंदर दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद हो। और एक ये चीज़ भी देखी गई है कि जिंक की जो खाद होती है, ठीक है, जिंक जिन इलाकों में जब फसल मैच्योरिटी मतलब नसरना शुरू हुई है, जब फसल में खंभ या फसल पौधे का नर हिस्सा बनना शुरू हुआ है, उस दौरान जिन लोगों ने जिंक की खाद का इस्तेमाल किया था तो उनमें ये मसला नहीं आया। मतलब जो, और रिसर्च भी बताती है कि जिंक जो ऐसा ग़िज़ाई अंसर है जिसका पौधे के
پولیनेशन کے اندر بہت اہم تعلق ہے، بہت اہم رول ہے۔ اگر آپ اس سٹیج کے اوپر اچھے سے زنک بھی استعمال کریں تب بھی کافی حد تک یہ جو مسئلہ ہے یہ کم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ اپنی فصل کو موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے اور مقررہ وقت پہ کاشت کریں تاکہ آگے جا کے آپ کے یہ مسائل نہ آئیں۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو کونے میں ایک لال بٹن نظر آ رہا ہوگا، آپ نے وہاں کلک کرنا ہے، تو کلک کرنے سے چینل جو ہے وہ سبسکرائب ہو جائے گا۔ اور جس طرح میں محنت کرتا ہوں اور یہ معلومات اکٹھی کر کے ان کو سادہ الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتا ہوں، امید کرتا ہوں اسی سلسلے کو جاری رکھوں گا۔ آپ نے اپنی سپورٹ بھی شو کرنی ہے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔